हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम था परमाणुकीय भौतिकी। और अब तक का जो आपने चैप्टर किया उसमें परमाणु संरचना से संबंधित आपने मॉडल पढ़ लिए हैं। 4 मॉडल, डाल्टन का परमाणु मॉडल था, फिर थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का और फिर बोर का। और बोर के परमाणु मॉडल में अपने काफ़ी सारे फॉर्मूले किए थे। तो अब आज की जो वीडियो है उसमें जो प्रीवियस वीडियो में जितने टॉपिक अपने कवर कर चुके हैं उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं और जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन हैं वो सारे इसमें अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से कवर हो रहे थे, तो तभी मैंने एक वीडियो ओनली क्वेश्चन पर बना रहा हूँ आज की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपने देखते हैं बहुचयनात्मक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक में स्टार्टिंग वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, आपको क्या ज्ञात करना है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मूल अवस्था क्या होती है हाइड्रोजन परमाणु की? n बराबर 1 वाली जो अवस्था होती है। तो n बराबर 1 के लिए ऊर्जा आपको दी हुई है, तो n बराबर 5 के लिए इसकी ऊर्जा होगी, इस n बराबर 5 के लिए ज्ञात करनी है। तो आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z1 होता है, n 5 आपको दिया हुआ है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला इसमें लगा दो -Z²/n² गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हैं, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, -1²/5 और गुणा में 13.6 आ जाएगा। तो -13.6/25 जब आप करोगे तो आपके पास -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये 5वीं कक्षा में क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी हाइड्रोजन परमाणु की। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें हार्ड नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। देखो क्या दिया हुआ आपको कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा ये है। क्यों, देखो ऊर्जा वाला ऊपर आपने सूत्र पढ़ा था ना, -13.6 Z²/n²। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z1 होता है, तो Z की जगह 1 रखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो आपको दिया है क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला कि nवीं कक्षा में ऊर्जा का ये सूत्र है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में यहाँ पड़ा हुआ है और उसको दूसरी कक्षा में ऊपर भेजना है, तो आपको कितनी ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी। आपको पता है कि निम्न से उच्च कक्षा में भेजना हो तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा बाह्य रूप से आपको देनी पड़ती है, एक्सटर्नल ऊर्जा आपको देनी पड़ती है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में ऊर्जा लिखेंगे तो वो n बराबर 1 की ऊर्जा क्या होगी, -13.6/1² और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब द्वितीय कक्षा की ऊर्जा, वैसे ही ऊर्जा आप निकाल चुके हो, तो -13.6/2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि n बराबर 2 रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो E2 आपके पास ही आ जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बोर ने जो मॉडल दिया था उसने ये बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निम्न से उच्च कक्षा में जाता है या उच्च से निम्न में आता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, और वो ऊर्जा किसके बराबर होती है, इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। ठीक है ना, तो आप क्या करो, दोनों की ऊर्जा का अंतर निकाल लो। तो उच्च वाले में से निम्न कक्षा वाली ऊर्जा निकाल दो, क्योंकि उच्च वाले की ऊर्जा ज़्यादा और निम्न वाले की ऊर्जा क्या है, कम है। ये नेगेटिव वैल्यू क्या है, कम है। तो क्या करो, प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में भेजने हेतु ऊर्जा बाह्य स्रोत से देनी होगी, और यह ऊर्जा दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के समान होगी। तो डेल्टा E बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, E2 माइनस E1 आ जाएगा, और ये -3.4 और माइनस का -13.6, तो ये प्लस का 13.6 हो जाएगा, और ये आपके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपली फॉर्मूला है, ऊर्जा वाला सूत्र लगाना था और दोनों ऊर्जाओं को क्या करना है, माइनस करना है। तो जब भी आपको ऊर्जा का अंतराल पूछे, अगर आपसे मान लो आपको ये कह दे भी इस कक्षा से इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो उत्सर्जन भी क्या करेगा, इतनी ऊर्जा का ही करेगा। अगर नीचे आ रहा है तो जितनी ऊर्जा दोगे उतनी का उत्सर्जन करेगा। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं। तो देखो पीछे वाले जो क्वेश्चन है ना बुक के, वो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं आपको, ऐसे नहीं भी डायरेक्ट क्वेश्चन डाले हैं, वो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप खुद दिमाग लगा के करो। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में यदि बोर सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग इतना है, भाई कोई हाइड्रोजन परमाणु और है कैसी, उत्तेजित अवस्था में है, मतलब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में तो हो ही नहीं सकता, इससे ऊपर वाली में होगा, n बराबर 2, 3, 4 में होगा। तो आपको क्या करना, उसकी ऊर्जा निकालनी है।
तो ऊर्जा निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा भी जो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा में है, क्योंकि ऊर्जा के सूत्र में Z²/n² आता है और Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होती है। तो n की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले निकालनी पड़ेगी, फिर ऊर्जा निकाल सकते हो। तो देखो आपको दिया हुआ है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग तो बोर की जो द्वितीय अभिग्रहित थी उसमें आया था। तो द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार, बोर के अनुसार कोणीय संवेग क्या था, mvr बराबर NH/2 था। और इस NH/2 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 2h/2 दी हुई है। भी इसकी वैल्यू क्या है, ये कोणीय संवेग ही होता है, तो कोणीय संवेग NH/2 2h/2 दिया हुआ है। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो h/2 से h/2 कैंसिल हो जाएगा और n बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो आपके पास कक्षक आ गया कौन सा है, n बराबर 2 है। तो n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल लो आप, -13.6/n² जो ऊपर फॉर्मूला था। तो क्योंकि Z² तो इसमें क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। Z² आप हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 कर दो, ठीक है ना, हाइड्रोजन जहाँ भी दिखे Z की वैल्यू 1 रख दो। तो -13.6/2 और -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा में इतनी ऊर्जा होती है, तो वो ऊर्जा आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, देखो उसमें आपको दिया क्या हुआ है, फिर देखो पूछा क्या हुआ है, फिर देखो दोनों में संबंध क्या है, बस इससे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो करते हैं, 10वां न्यूमेरिकल है कि दिए गए प्राचलों में से कौन सा सभी हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए इसकी मूल अवस्था में समान है। तो पहले क्वेश्चन को समझो भी क्या चीज़ इसने पूछा, क्या हुआ है क्वेश्चन। तो दिए गए प्राचलों में से, प्राचल का मतलब जो भौतिक राशियां आपको नीचे दी हुई हैं, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन मैंने लिखे हैं। सभी हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए इसकी मूल अवस्था में समान है, मतलब कि हाइड्रोजन जैसे सदृश, हाइड्रोजन सदृश आयन का मतलब हाइड्रोजन के जैसे दिखने वाले आयनों के लिए निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी राशि समान रहती है। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है भी आपको ज्ञात करना है भी ये 4 भौतिक राशियों में से ऐसी कौन सी भौतिक राशि है, या प्राचल का मतलब भौतिक राशि है, जो क्या है हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए उसका मान क्या रहेगा, समान रहेगा, और कौन सी अवस्था में, इसकी मूल अवस्था में। तो आपको n का मान तो क्या दे दिया, 1 दे दिया सभी में, ठीक है ना, n का मान 1 दे दिया। तो अब देखो आपको पता है कि हाइड्रोजन सदृश आयन में Z का मान चेंज होगा, ठीक है ना। तो अगर Z का मान चेंज होगा तो वो भौतिक राशि 2 तत्वों के लिए सेम नहीं हो सकती भी। अगर मान लो मैं कक्षीय चाल की या वेग की बात करता हूँ, तो इसमें Z/n आ रहा है। अब आपको 2 हाइड्रोजन सदृश आयन दिए हुए हैं, एक तो लिथियम प्लस है और एक हीलियम प्लस है। तो हीलियम के लिए तो क्या होता है, जो Z की वैल्यू है वो 2 होती है और लिथियम के लिए 3 होती है। तो अब आपको कह दे भी n की वैल्यू तो आप 1 ही रखो, लेकिन Z की वैल्यू हीलियम के लिए 2 और लिथियम के लिए 3 रखो। तो जो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल है वो दोनों के लिए अलग अलग आएगी, क्योंकि एक बार यहाँ पे 2 रखोगे, एक बार 3 रखोगे। तो इसका मान तो क्या होगा, हाइड्रोजन सदृश जो आपने 2 आयन लिए हैं इसके लिए समान नहीं होगा। तो जिस जिस सूत्र में Z आ रहा है उस सूत्र में वो वाली राशि तो समान हो ही नहीं सकती। तो आप सारों के सूत्र लिखो, तो मैंने यहाँ पे सारों के सूत्र लिखे हुए हैं। त्रिज्या का ये होता है, कोणीय संवेग NH/2 होता है, और ऊर्जा ये होती है। तो देखो 3 सूत्रों में पहला, दूसरा और जो चौथा सूत्र है, इन तीनों में Z आ रहा है, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है इसमें क्या है, Z नहीं आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। इसमें आप चाहे लिथियम के लिए कोणीय संवेग ज्ञात करो, आपको ओनली n बराबर 1 रखना पड़ेगा। चाहे हाइड्रोजन के लिए ज्ञात करो, चाहे हीलियम प्लस के लिए ज्ञात करो, सबके लिए जो प्रथम कक्षा में कोणीय संवेग होगा वो h/2 के बराबर होगा, ठीक है ना। लिथियम के लिए भी h/2, हीलियम के लिए भी, क्योंकि इसमें Z आ ही नहीं रहा। तो वो क्या होगी, इसकी सभी आयनों के लिए मूल अवस्था में ये वाला प्राचल समान होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और कंपटीशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। उक्त 4 सूत्रों से स्पष्ट है कि केवल इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग वह राशि है जो n पर निर्भर करती है, बाकी भौतिक राशियों के मान Z पर भी निर्भर कर रहे हैं। अतः हाइड्रोजन की जगह अन्य आयन लेने से Z क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और Z परिवर्तित होने से भौतिक राशि का मान भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सदृश किसी आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा कितनी है, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यह हो सकता है, आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कई भी लिथियम प्लस हो सकता है, या हीलियम प्लस हो सकता है, या कई 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं, ठीक है ना।
तो आपको ज्ञात करना है भी कौन सा आयन है जिसकी मूल अवस्था में ऊर्जा इतनी होती है। तो ये हाइड्रोजन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता। अब आपसे हाइड्रोजन सदृश आयन पूछा हुआ है, तो इसमें देखो क्या करेंगे, क्योंकि आयन मूल अवस्था में है। जब भी आपको क्वेश्चन में मूल अवस्था दिखे ये जान लो कि वो n बराबर 1 दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। और आपको क्या निकालना है, आयन निकालना है। तो आयन तभी निकल सकता है जब आपको उसका जेड पता हो। भी जेड बराबर आपने 2 निकाल दिया तो मतलब हीलियम प्लस आयन है, और अगर आपने जेड बराबर 3 निकाल दिया तो मतलब लिथियम आयन है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो अपने क्या करते हैं, ऊर्जा का फॉर्मूला लिखते हैं -z² गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको लेकिन दी कितनी हुई है ऊर्जा, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या करो, जो प्रथम कक्षा में ऊर्जा बनती है उसको इसके इक्वल रख दो। तो जब आप इक्वल रखोगे दोनों को, क्योंकि ये तो ऊर्जा का सूत्र है प्रथम कक्षा के लिए, लेकिन प्रथम कक्षा में ऊर्जा दी हुई है, तो यहाँ से आपका जेड का मान आ जाएगा। तो जेड का मान देखो आगे कैसे आएगा कि ये 13.6 इसके बटा में चला जाएगा माइनस का। तो -13.6 से जब इसको काटोगे तो ये जेड स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, 2। और जेड बराबर 2 परमाणु क्रमांक किसका होता है, हीलियम का होता है। तो हीलियम प्लस आयन है ये वाला, तो हीलियम प्लस क्या आ जाएगा इसका आंसर। बुक में शायद लिथियम प्लस प्लस दिया हुआ है जो कि गलत है, इसका आंसर सही कर लेना आप, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अब नेक्स्ट देखो 12वां क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन परमाणु में मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ाने पर परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है, मतलब आपसे ये पूछा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, घटता है, बढ़ता है, या वही रहता है, या घटता बढ़ता दोनों है। तो आपको बताना है भी कैसे स्थितिज ऊर्जा n पर निर्भर करती है, जो मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षकों की संख्या होती है उस पर कैसे निर्भर करती है। तो निर्भर करने का मतलब आपको दोनों में रिलेशन निकालना फॉर्मूले से, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है -kZe²/Rn। जिसने नहीं पढ़ा वो पीछे नोट्स में देख लेना, आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना, kZe²/Rn। अब Rn का मान आपको पता क्या होता है, n²h²/4π² kmze², ये होता है। तो इस Rn का मान यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास देखो क्या आएगा, -kZe² तो पड़ा ही हुआ है, और इसके नीचे Rn का मान रखा, तो यहाँ तो n²h² और ये पूरी वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी इस वाली जगह पे, तो ऊपर चलेगी। तो अपने को तो ओनली n और un में रिलेशन देखना है, स्थितिज ऊर्जा और n में क्या रिलेशन है। तो इस फॉर्मूले में अगर बाकी सारों को अपने कांस्टेंट मान लें तो un क्या है, 1/n² के समानुपाती है, या n² के व्युत्क्रमानुपाती है, और वो भी किसके, नेगेटिव के, ठीक है। तो अब देखो ऊर्जा का मान बढ़ेगा या घटेगा, वो देखो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव साइन के कारण। तो अब आपको क्या है कि अगर मान लो n बराबर यहाँ पे 1 रखूँ मैं, तो n बराबर 1 रखने पर un किसके समानुपाती आ जाएगा, -1 के। और अगर n बराबर 2 रखूँ तो un किसके समानुपाती आ जाएगा, -0.25 के, -0.25 के। तो अब देखो -1 बड़ा है या -0.25 बड़ा है। तो नेगेटिव में अगर वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब वो वास्तव में क्या हो रही है, बढ़ रही होती है। तो यहाँ पे क्या है कि un का नेगेटिव मान घट रहा है, इसका मतलब ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो n का मान बढ़ने पर un का मान नेगेटिव घटेगा, नेगेटिव मान घटेगा, अर्थात स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मान घटने का मतलब मान वास्तव में क्या होता है, बढ़ रहा होता है। -1 और 0.25 में 0.25 क्या है यहाँ पे, माइनस का बड़ा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। बुक में इसका आंसर शायद घटेगा दिया हुआ है, वो गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन, जब एक हाइड्रोजन परमाणु मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है तो इसके कोणीय संवेग में वृद्धि ज्ञात करो। 15वां क्वेश्चन है ये। तो देखो आपको क्या है, 2 अवस्थाएं दी हुई हैं, एक मूल अवस्था और एक प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो मूल अवस्था का मतलब मैंने बताया हुआ है n बराबर 1 होता है, और प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या होती है कि n बराबर 1 से इसके ऊपर फर्स्ट जो कक्षक आता है उसमें चला जाए, मतलब n बराबर किस में चला जाए, 2 में अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये प्रथम उत्तेजित अवस्था कहेंगे। अगर n बराबर 3 में चला जाए तो उसे द्वितीय उत्तेजित अवस्था कहेंगे, ठीक है ना। तो
तो अब देखो क्या होता है कि प्रथम अपने क्या निकालना है, कोणीय संवेग में वृद्धि निकालनी है। तो दोनों कक्षाओं में कोणीय संवेग निकाल लो, n बराबर 1 और n बराबर 2 रख के। तो दोनों का क्या करो, बाद में अंतर निकाल लो। तो देखो वही किया हुआ है कि n बराबर 1 में कोणीय संवेग क्या होता है, आपको पता है कोणीय संवेग NH बटा 2 पाई के बराबर होता है। तो NH बटा 2 पाई में n बराबर 1 रखने पर ये तो आ गया h बटा 2 पाई। और प्रथम उत्तेजित अवस्था अर्थात n बराबर 2 में जो संवेग होगा वो क्या होगा, 2h बटा 2 पाई। और कोणीय संवेग में वृद्धि क्या हो जाएगी, L2 माइनस L1 हो जाएगी। तो इसमें से ये ऊपर वाला माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो ये h बटा 2 पाई आएगा। अब इसका मान रख दो आप, h का मान 6.63 या 6.626 होता है, लेकिन ज़्यादातर 6.63 ही काम में लेते हैं अपने, इंटू 10 की पावर माइनस 34 और बटा में 2 इंटू 3.14। तो ये 6.28 को 6.63 से काटोगे तो ये 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो अपने, ये तो थे आपके MCQ या ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन थे। अब अपने डिस्कस करते हैं अतिलघुत्रात्मक प्रश्न। तो अतिलघुत्रात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, परमाणु का समस्त धनावेश उसके भीतर अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र में सकेंद्रित होता है, यह किस प्रयोग द्वारा पता चलता है। तो आपको पता है रदरफोर्ड ने बताया था, तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है, परमाणु संरचना से संबंधित रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखिए। तो देखो ये अतिलघुत्रात्मक क्वेश्चन है, तो अतिलघुत्रात्मक क्वेश्चन आपको क्या है, 1 या 2 लाइनों में लिखना होता है। अगर तो हो ही यानी कि क्वेश्चन आपसे ना ही हो पाए भाई, जिसका आंसर ही 5 लाइनों का है, वो तो आपको 5 लाइनों में लिखना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं भी आप अतिलघुत्रात्मक क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को 10-10 लाइन का लिख दो। अतिलघुत्रात्मक क्वेश्चन आपको कम से कम शब्दों में लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का आता है पेपर में ये। तो आप क्या करो, इसको छोटे यानी छोटा करके लिखो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियाँ आपको मैंने बताई हुई हैं और 4-5 लाइनों की हैं। अब उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा है कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल की पहली कमी यही थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा कैसे लेता है, उसकी ऊर्जा कम होनी चाहिए और वो नाभिक में गिर जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, परमाणु स्थायी नहीं होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो पहला है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, और दूसरा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है ना, ये तो था ही रेखीय स्पेक्ट्रम वाला। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन अपना तीसरा क्वेश्चन, H परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h बटा पाई है तो यह कौन सी कक्षा में स्थित होगा। अब देखो वही कोणीय संवेग आ गया, कोणीय संवेग आती है आपके दिमाग में आना चाहिए NH बटा 2 पाई, और कोणीय संवेग का मान दिया हुआ h बटा 2 पाई। तो इन दोनों को बराबर रख दो, क्योंकि आपको क्या करना है, कक्षा का मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो NH बटा 2 पाई को आप h बटा 2 पाई के बराबर रख दो, तो h बटा पाई से ये h बटा पाई कैंसिल, तो n बटा 2 बराबर 1, मतलब n बराबर 2। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में होगा, द्वितीय कक्षा में स्थित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि किसी हाइड्रोजन सम परमाणु, हाइड्रोजन सम परमाणु मतलब हाइड्रोजन के समान कोई परमाणु है, हाइड्रोजन नहीं है कोई और है, कि प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। प्रथम यानी बोर जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो तृतीय बोर कक्षा में इसकी ऊर्जा कितनी होगी, तृतीय में निकालनी है, प्रथम में दी हुई है, तृतीय में निकालनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रथम बोर कक्षा n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, आपको दी हुई है -27.2। तो ये ऊर्जा किसके बराबर रख देते हैं अपने, Z² बटा n² गुणा 13.6 वाले के। तो n का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है प्रथम कक्षा में, z का मान पता नहीं तो z को z ही पड़ा रहने दो। तो यहाँ से आप जब मान निकालोगे ये इसके अपॉन में चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे -27.2 लिखना था। तो ये 27.2 से 13.6 कैंसिल, तो Z² का मान आ गया यहाँ पे 2। अब आप कहोगे भी z का मान √2 आ रहा है तो ये कैसे हो गया। आपको कुछ नहीं, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको क्या करना है, जितना मान आ रहा है वो रखो। अब आपको क्या ज्ञात करना है, n बराबर 3 तृतीय बोर कक्षा में ऊर्जा निकालनी है। तो ऊर्जा निकालनी है तो -13.6 इंटू Z² बटा 3 की स्क्वायर आ जाएगी, और Z² का मान आपको पता है 2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना भाई सर z बराबर √2 होता है। देखो न्यूमेरिकल में हर कुछ पॉसिबल हो सकता है, वो आपसे कल्पना करवा के भी कोई क्वेश्चन करवा सकता है, भी कल्पना कर लो भी ऐसा मान ले अगर अपने, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल में कुछ भी पॉसिबल है, आपको घबराना नहीं है, बस ओनली जैसे जैसे फॉर्मूले चले उस पर चलते जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है। तो त्रिज्या का सूत्र आपको पता है, तो आपको अलग अलग कक्षाओं में त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर तो 1 होता है, तो त्रिज्याओं का अनुपात अपने ले लेते हैं R1 R2 R3 डैश डैश Rn तक। तो पहली कक्षा की जो त्रिज्या हो जाएगी वो n²/1 और गुणा में 0.5 दोनों, यानी यहाँ 1 की स्क्वायर आनी थी, 1²/1 गुणा 0.5 दोनों, फिर 2 की स्क्वायर/1 क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z 1 है तो n²/Z वाला फॉर्मूला, और गुणा में ये, फिर 3 का स्क्वायर, फिर डैश डैश करते n के स्क्वायर तक जाएगा। अब अनुपात में आपको पता है जो वाली चीज़ कॉमन हो उसको अपने काट देते हैं, तो 0.5 दोनों 5 दोनों 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो त्रिज्याओं का जो अनुपात आएगा 1:4:9:16 और डैश डैश n², यानी कि कक्षाओं के क्या होता है, ये स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें देखो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा यानी n=1 में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा। तो प्रथम कक्षा में आपको क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। कुल ऊर्जा तो आपको पता है -13.6 होती है, तो स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो देखो यहाँ पे दो ऊर्जाओं का अपने फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपको मैंने एक बिल्कुल छोटा सा लाइन लिखवाई थी, छोटी सी, तीनों ऊर्जाओं में संबंध, जब ऊर्जा वाला टॉपिक किया था, तो उस ऊर्जाओं के संबंध वाले सूत्र मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। आपको क्या निकालनी है, स्थितिज और कुल ऊर्जा। आपको कुल दी हुई है, कुल आपको पता है भी ये होती है -13.6, और स्थितिज निकालनी है, तो कुल और स्थितिज को उठा लो। तो यहाँ पे जब उठाएंगे तो -UN/2 = En, ये प्रीवियस फॉर्मूले में देख सकते हो आप, तीनों प्रकार की ऊर्जाओं में संबंध वाले में से। तो UN = 2 En के बराबर, मतलब स्थितिज ऊर्जा इस टोटल ऊर्जा की क्या होगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो UN = 2 E1 या -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। अब आपका हो गया भी सर ये तो दुगनी होगी ऊर्जा, वास्तव में ये दुगनी नहीं हो रही है, ये -13.6 थी, ये -27, इसमें से ये वाली राशि बड़ी है, कुल ऊर्जा हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम ली जाए तो चौथी बोर कक्षा की त्रिज्या लिखो। अब आपको देखो, आपने तो सही मान तो निकालो, 0.5 दोनों। अब आपसे न्यूमेरिकल में कह दिया भी आपको त्रिज्या माननी कितनी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम माननी है। तो न्यूमेरिकल में आपको कोई भी वैल्यू मानने को कह सकते हैं, तो आपको इसी के आधार पर चौथी बोर कक्षा की त्रिज्या निकालो। तो आप ऐसे नहीं भी यहाँ 0.5 दोनों रख के निकाल दो, भाई हम तो 0.5 दोनों रख के निकालेंगे क्योंकि सही मान तो वही होता है। जो आपको कहा हुआ है उसी को लेकर चलो, क्वेश्चन में जो बताया हुआ है। तो 0.5 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे ऊर्जा दी हुई है, चौथी की निकालनी है। तो आपको पता है n 1.5 एंगस्ट्रॉम है, तो Rn का मान क्या हो जाएगा, n²/1 और इंटू में R1, यानी n²/Z और इंटू 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम, यानी 0.5 दोनों R1 का मान है। अब n = 4 है तो निकालनी है। तो आपको पता है ऊर्जा अभी ऊपर अपने करके आए हैं भी 1:4:9:16 ऐसे होता है ऊर्जाओं का अनुपात। तो चौथी में निकालनी है तो पहली का ये 16 गुना हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ फॉर्मूले में रख के की हुई है, 4²/1 गुणा 0.5 यानी 16 × 0.5 यानी 8 एंगस्ट्रॉम क्या आ जाएगी, तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 10वां क्वेश्चन। तो बोर सिद्धांत में कोणीय संवेग के क्वांटीकरण से संबंधित गणितीय सूत्र, तो जो गणितीय सूत्र था mvr = nh/2π वही लिखा हुआ है। n यहाँ पे क्या होता है, कक्षा की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या, इसे अपने कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो आता है लघुत्रात्मक प्रश्न। ये एक ही क्वेश्चन था इसमें लघुत्रात्मक में। लघुत्रात्मक क्वेश्चन देखो मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो क्वेश्चन नए हैं, जिनके आंसर डायरेक्ट बुक में नहीं दिए हुए, सोच के करने पड़ते हैं। जिनके आंसर ऑलरेडी इस नोट्स में आ चुके हैं वो क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊँगा मैं, वो आप वहाँ से डायरेक्ट पढ़ लेना, क्योंकि उनको दोबारा करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो 10वां क्वेश्चन है कि बोर मॉडल में nवीं कक्षा में कुल ऊर्जा का परिमाण इतना है और कोणीय संवेग Ln है, तो इनमें संबंध क्या होगा। यानी आपको कुल ऊर्जा और कोणीय संवेग में संबंध निकालना है। तो जब भी संबंध निकालना हो दोनों के सूत्र लिखो। तो कुल ऊर्जा का सूत्र ये वाला होता है। अब आप कहो सर भी आप यहाँ पे दूसरा सूत्र लगाओ, तो दूसरा नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि संबंध निकालना आपको, तो आपको ऊर्जा का ये वाला सूत्र लेना पड़ेगा। और ऊर्जा का क्या लेना है, परिमाण लेना है, यानी नेगेटिव साइन नहीं लेना। इस बार का मतलब क्या है भी आपको ऊर्जा का फॉर्मूला वैसे तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन नहीं लेना है, डायरेक्ट करना है। तो En का मान ये होता है। अब कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है।
ठीक है ना। एल एन जो कोणीय संवेग NH/2 तो यहाँ से अपने क्या करते हैं, एन का मान निकाल लेते हैं। तो एन का मान जब निकालोगे तो ये 2πln इधर गुणा हो जाएगा और ये एच क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब इस एन का मान निकाल के आप क्या करो, यहाँ पर पुट कर दो ये वाली जगह पे, ठीक है। तो यहाँ एन का मान पुट करोगे तो ये 4π² ln² h², तो ये जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, जो कि देखो इधर तो क्या आ रहा है, इसमें ऊर्जा आ रही है और इसमें क्या आ रहा है, कोणीय संवेग आ रहा है। तो ऊर्जा और कोणीय संवेग में क्या आ जाएगा, ये संबंध आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं आंकिक प्रश्न पर। इसमें भी अभी तक के जो टॉपिक्स हुए हैं उसमें से एक आंकिक प्रश्न आपका कवर होता है। क्या है, पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की चाल और कक्षा की कुल ऊर्जा ज्ञात करो। तीन चीज़ें पूछ ली आपसे, 3 फॉर्मूले आपको बताए थे, वैसे इसमें आवर्ती छोड़ दी, बाकी तीनों पूछ लिए। और द्वितीय बोर कक्षा आपसे कहा हुआ है तो n=2 है और हाइड्रोजन परमाणु है तो z क्या होगा, 1 होगा। तो n=2 z=1 रखने पर देखो अपने तीन निकाल रखे हैं। त्रिज्या का मान क्या होता है, n²/z और गुणा में 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम होता है। तो 0.5 दोनों को जब आप 2 से स्क्वायर करके गुणा करोगे तो 2.13 एंगस्ट्रॉम। फिर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेग या चाल, तो वो ये होती है z/n गुणा 2.189 इंटू 10⁶। जब आप इसको गुणा करोगे तो ये 1.097 इंटू 10⁶, या आंसर में लगभग करके दिया हुआ है, इसको 1.1 भी लिख सकते हो क्योंकि 1.097 है, और 97 जब पूरा करोगे तो यहाँ 100 बन जाएगा, मतलब 1.1 बनेगा, ठीक है। अब कुल ऊर्जा आपसे पूछी है तो कुल ऊर्जा आपने बहुत बार निकाल ली, 2-3 बार निकाल ली पीछे वाले क्वेश्चंस में, क्या होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये थे अब तक के जितना चैप्टर आपका कवर हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, उन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और जो बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से 2-3 बार करके देखो। नेक्स्ट अपने 2 या 3 यानी वीडियो का काम है चैप्टर का, फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने सारे क्वेश्चंस इसमें करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से साथ साथ याद करते चलो। और न्यूमेरिकल को स्पेशली कहते हो, न्यूमेरिकल तभी आते हैं जब आप प्रैक्टिस करो, तो न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।